कभी एक ठिगना मोटा अधेड़ा आदमी भी उससे मिलने आता था। हमने उस महिला की पूरी जानकारी निकाली। उसका नाम रिया था, उम्र 24 साल, कोई स्थायी नौकरी नहीं, फिर भी उसके नाम पर एक आलीशान फ्लैट और एक महंगी कार थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, न उसकी कोई कमाई थी न कोई बड़ा कारोबार। फिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? और उसका बच्चा रोज लाखों की सुविधाओं वाले महंगे अस्पताल में कैसे भर्ती था? अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें उस अधेड़ आदमी की पहचान भी मिल गई। उसका नाम था सुरेश मल्होत्रा, उम्र 45 साल, एक बड़ी निर्माण कंपनी का मालिक। हमने उसकी पृष्ठभूमि खंगाली। वह शादीशुदा था, उसकी पत्नी और एक स्वस्थ बेटी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हमें पता चला कि उसी की कंपनी ने उस गांव के पास निर्माण का ठेका लिया था जहां रमेश रहता था। रमेश कभी उसी कंपनी में मजदूरी कर चुका था, यानी सुरेश मल्होत्रा को रमेश की पूरी जानकारी थी। उसे उसकी जन्म तिथि भी पता थी और यह भी कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। अब पूरी कहानी धीरे धीरे समझ आने लगी। उस दिन सुरेश शहर से बाहर था, रिया अस्पताल में अपने बेटे के साथ थी। हमने मौका देकर उसके फ्लैट पर छापा मारा। घर की तलाशी के दौरान हमें कई अजीब चीजें मिली। कमरों में तरह तरह के पूजा पाठ और तांत्रिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले सामान पड़े थे। कई कागजों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब कमरे के कोने में रखे प्लास्टिक के बड़े बैग के अंदर हमें एक सूखा हुआ मानव शव मिला। संभावना थी कि यह उसी नवजात बच्ची का शव था जिसे बच्चों के तस्करों से खरीदा गया था। अब हमारे पास पर्याप्त सबूत थे। हमने तुरंत रिया और सुरेश मल्होत्रा दोनों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। रिया को पकड़ने के लिए मैं अस्पताल पहुंचा। गिरफ्तारी से कुछ सेकंड पहले मैं उसके कमरे के बाहर खड़ा था। अंदर वह किसी से फोन पर तेज आवाज में झगड़ रही थी। वह कह रही थी, तुमने कहा था कि हमारे बेटे की जान बच जाएगी, 2 मासूम बच्चियों की बलि दे दी, फिर भी हमारे बेटे की हालत 2-4 दिन ठीक रहने के बाद फिर बिगड़ गई। क्या तुम्हें अपने बेटे की जरा भी चिंता नहीं है? क्या अब भी तुम्हें अपनी पत्नी और उसकी बेटी की ज्यादा फिक्र है? बस इतना सुनना था कि मैंने दरवाजा तोड़ दिया। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उसे जमीन पर गिराकर काबू कर लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने हथकड़ी लगाते हुए कहा, रिया, तुम्हें हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, हमारे साथ चलो। उधर सुरेश मल्होत्रा को भी दूसरे शहर जाते समय हाई स्पीड ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया। रिया से पूछताछ आसान नहीं थी। पहले वह पूरी तरह चुप रही, फिर अचानक रोने लगी। बार बार यही कहती रही, मैं बहुत छोटी थी, उसने मुझे धोखा दिया। कुछ देर बाद वह सिर्फ एक ही बात दोहराने लगी, मैं बस अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती थी। क्या एक माँ का अपने बच्चे को बचाना गुनाह है? जो कुछ हुआ उसमें मेरा नहीं, सिर्फ सुरेश का हाथ है। दूसरी तरफ सुरेश मल्होत्रा पूरे दिन पूछताछ कक्ष में चुप बैठा रहा। हम जितने सवाल पूछते वह उतनी ही खामोशी से हमें घूरता रहता। लेकिन उसका निजी सहायक रोहित ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। पूछताछ शुरू होते ही वह टूट गया। वही आदमी था जिसका जिक्र रमेश ने किया था, वही रहस्यमयी व्यक्ति जो मास्क और चश्मा पहनकर नवजात बच्चियों का सौदा करता था। रोते हुए उसने कहा, मुझे लगा था कि साहब सिर्फ बच्चा गोद लेना चाहते हैं, मुझे नहीं पता था कि वह उन बच्चों को मार देंगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे हत्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसके बाद उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार किया कि पिछले 1 साल से सुरेश उसे ऐसे नवजात बच्चों की तलाश करने भेजता था जिनके पिता की जन्म तिथि एक खास समय से मेल खाती हो और उसकी पहली पसंद हमेशा नवजात बच्चियां होती थी। उसने बताया, मैं अब तक उसके लिए 2 बच्चियां ढूंढ चुका हूं और तीसरी की तलाश अभी भी चल रही थी, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया कि उन बच्चियों के साथ क्या किया जाएगा। यह बयान सुनते ही सुरेश मल्होत्रा का धैर्य भी टूट गया। पूछताछ कक्ष के अंदर उसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, जब से मेरा और रिया का बेटा बीमार पड़ा, रिया हर जगह ऐसे लोगों को ढूंढती फिरती थी जो उम्र बढ़ाने और मौत को टालने के अजीब अजीब तरीके बताते थे। ये सब उसी का सुझाव था, उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सब करूं। लेकिन जैसे ही रिया ने यह बयान सुना, वह भी भड़क उठी। वह चिल्लाते हुए बोली, झूठ बोल रहा है, मुझे इसी ने मजबूर किया था। इसे अपने बेटे से इतना लगाव था कि यह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसके पास पहले से एक बेटी थी, लेकिन इसे लगता था कि उसके कारोबार का वारिस सिर्फ बेटा ही हो सकता है। कुछ देर पहले तक जो दोनों एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, अब वही एक दूसरे पर हत्या का पूरा आरोप डाल रहे थे। पूछताछ कक्ष में दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अब सच्चाई छिप नहीं सकी थी। तकनीकी टीम ने दोनों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए चैट और रिकॉर्ड भी वापस निकाल लिए। उन सबूतों ने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। सालों पहले सुरेश मल्होत्रा की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी से उसकी सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन उसकी सोच बेहद पुरानी थी। वह मानता था कि कारोबार का असली वारिस सिर्फ बेटा ही हो सकता है। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। समय के साथ उनका रिश्ता भी कमजोर पड़ने लगा। इसी दौरान एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक युवा और खूबसूरत वेट्रेस रिया से हुई। कुछ समय बाद रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। बुढ़ापे में बेटा मिलने की खुशी में सुरेश उस पर जरूरत से ज्यादा पैसा लुटाने लगा। रिया भी इस रिश्ते से मिलने वाली दौलत और ऐशो आराम की आदी हो गई। लेकिन जब उनका बेटा 2 साल का हुआ, डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर होने की पुष्टि कर दी। सुरेश ने देश विदेश में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन रिया अपने गांव गई। वहां कुछ लोगों ने उसे एक अंधविश्वासी और क्रूर कहानी सुनाई कि कुछ खास परिस्थितियों में जन्मी बच्चियों की बलि देकर किसी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। शुरुआत में रिया ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हर दिन अपने बेटे को मौत के करीब जाता देकर और यह सोचकर कि बेटे के बिना उसकी आलीशान जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, वह धीरे धीरे उसी अंधविश्वास में डूबती चली गई। सुरेश भी पहले इस तरह की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपने बेटे को बचाने की चाहत में आखिरकार वह भी इस पागलपन का हिस्सा बन गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह सब हमारी जांच में सामने आ ही चुका था। उन्होंने पूरी सावधानी बरती, सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कानून की नजर से कोई नहीं बच पाया। आखिरकार सुरेश मल्होत्रा और रिया को मानव तस्करी, अपहरण, हत्या और कई अन्य गंभीर अपराधों का दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। उनके सहायक रोहित और रमेश को मानव तस्करी में शामिल होने के
अपराध में सजा मिली। वहीं मोहनलाल को बेघर महिला के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराया गया। रिया की मदद करने वाला अवैध डॉक्टर भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ गैर कानूनी चिकित्सा करने का मामला दर्ज हुआ। उस बेघर महिला और उसकी मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। दूसरी नवजात बच्ची के अवशेष भी उसके परिवार को सौंप दिए गए ताकि वे उसे अपने गांव में सम्मान पूर्वक दफना सकें। लंबे समय तक चली इस भयावह जांच का आखिरकार अंत हो गया। कुछ दिनों बाद मैं और इंस्पेक्टर विक्रम फिर से खरगोश बाबा से मिलने गए। उसी मुलाकात में मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर विक्रम और खरगोश बाबा की दोस्ती कैसे शुरू हुई थी। कई साल पहले एक बेहद रहस्यमयी हत्या का मामला सामने आया था। उस समय मात्र 16 साल के खरगोश बाबा ने अपनी सूझबूझ से जांच में ऐसी मदद की थी कि इंस्पेक्टर विक्रम ने वह केस सुलझा लिया था। असल में वह कोई चमत्कारी इंसान नहीं था। उसे बचपन से अल्बिनिज्म था। सफेद रंग की त्वचा और बालों की वजह से लोग उसे प्यार से खरगोश बाबा कहने लगे थे। उसके दादा लोगों की समस्याएं सुनते और सलाह देते थे। उसी से उसने लोगों को समझना और उनकी बातों का विश्लेषण करना सीखा था। वापस लौटे समय मैंने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, जब दूसरी महिला की हत्या हुई थी उसके बाद क्या सच में सुरेश का बेटा कुछ दिनों के लिए ठीक हो गया था? खरगोश बाबा मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद बस एक संयोग था। खरगोश बाबा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, संयोग ही था। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ है, लेकिन जब लालच, डर और अंधविश्वास उस समझ पर हावी हो जाते हैं तो इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसकी यह बात आज भी मेरे जहन में गूंजती है, क्योंकि जब इच्छाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तब इंसान सच और झूठ का फर्क भी भूल जाता है।